मैं 10th में थी, करीब 13-14 साल की थी अब तक। तो उस टाइम फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ऐसी थी हमारी, पापा का बिज़नेस नहीं चल रहा था। मेरी लाइफ का जो वर्किंग पीरियड है वो मैंने वहीं से शुरू करा। तो मतलब ऐसे कुछ शॉप्स थे, वहाँ से हमने कर रखा था फिक्स। तो वो मतलब फॉल लगाने के लिए हमें देते थे, हम घर पे लेके आते थे, फॉल लगा के उनको देते थे। गरीबी बहुत ऐसी चीज़ होती है जो आपको जीने भी नहीं देती और मरने भी नहीं देती है, कि आप जी भी नहीं सकते, मर भी नहीं सकते। देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। वेलकम अंबिका जी, आप टीवीटी पॉडकास्ट पे आप आए हैं, तो आप कुछ अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में बताइए। जी, थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया उसके लिए। और ये काफ़ी समय से, लॉन्ग टाइम हो गया, काफ़ी समय से डिस्कशन चल रहा था बट नहीं हो पाया। सो फाइनली आज वो दिन आ गया है। तो मेरा नाम अंबिका लाहौटी है और बेसिकली मेरा जो जन्म है वो बीकानेर ज़िले के एक बहुत छोटा सा गांव है। बीकानेर ज़िले के अंदर नोखा तहसील है, वहाँ से भी अप्रोक्स 20-25 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ पे हुआ। और उसके बाद मेरी 8 तक की स्कूलिंग जो है वो कंप्लीट वहीं से हुई। फाइनली 8 के बाद में हम आसाम शिफ्ट हो गए, क्योंकि हमारा जो फैमिली बिजनेस था वो अभी भी है खैर, बट फैमिली बिजनेस पूरा कंप्लीट आसाम में था। तो मतलब पापा वहाँ रहते थे, तो यहाँ पे हम तीन बहनें, भाई, मम्मी ऐसे थे। तो मतलब ये हुआ कि ठीक है, हम भी वहीं शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ कब तक रहेंगे, क्योंकि चीज़ें हो गई तो सेटल होना ही है। और मेरी 9-10 की स्कूलिंग वहीं से हुई। उसके बाद में फाइनेंशियली काफ़ी कुछ अच्छा नहीं था हमारा, तो काफ़ी स्ट्रगल जिसे बोल सकते हो, बट उस टाइम स्ट्रगल था, आज स्ट्रगल नहीं लगता है। आज ऐसा लगता है कि हाँ, हमने वहाँ से बहुत कुछ सीखा, क्योंकि अगर वो लाइफ नहीं मिली होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तो बेसिकली वही चीज़ थी। और उसके बाद में मतलब मैं 10th में थी, करीब 13-14 साल की थी अब तक। तो उस टाइम फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ऐसी थी हमारी, पापा का बिज़नेस नहीं चल रहा था। मतलब हमारा गारमेंट्स का बिज़नेस था, तो इतना मतलब बड़ा नहीं था पापा का तो बेसिकली। तो अब घर में 6 लोगों को आप समझो कि आसाम जैसी सिटी में रह के 6 लोगों को अगर आपको करना है तो अकेला इंसान तो नहीं कर सकता। फिर धीरे धीरे मेरी मम्मी को सिलाई आती थी, तो मम्मी ने सिलाई का काम स्टार्ट किया। तो सिलाई तो मेरे को नहीं आती थी, बस उस टाइम फॉल, जो साड़ी में फॉल लगते हैं, वहाँ से हमारी जर्नी की शुरुआत हुई। बेसिकली मैंने मेरी लाइफ का जो वर्किंग पीरियड है वो मैंने वहीं से शुरू करा। तो मतलब ऐसे कुछ शॉप्स थे, वहाँ से हमने कर रखा था फिक्स। तो वो मतलब फॉल लगाने के लिए हमें देते थे, हम घर पे लेके आते थे, फॉल लगा के उनको देते थे। तो आज से करीब मैं 14-15 साल पहले की बात बता रही हूँ ये। उस टाइम एक साड़ी के फॉल लगाने के 3 रुपये मिलते थे। मतलब आप इमेजिन कीजिए, और पिको करना होता था तो वही 2 रुपये 3 रुपये में पिको होता था। तो एक साड़ी को तैयार करने में 30 से 40 मिनट लगते थे और 5-6 रुपये में मिलते थे। बट हम उस चीज़ को, वो कहते हैं ना, छोटे छोटे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बट छोटे छोटे से हम अपने धीरे धीरे खर्चे स्टार्ट किए। मेरी मम्मी को सिलाई आती थी, तो फिर मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा इससे तो होगा नहीं, तो आप मुझे सिलाई सिखा दो। तो हाथ वाली मशीन मम्मी की दहेज की थी, तो मम्मी ने मुझे सिलाई सिखाया, ब्लाउज़ वगैरह सिखाया। तो मैंने उस चीज़ को प्रैक्टिस किया कि, क्योंकि मैंने कहीं बाहर से कुछ भी नहीं सीखा है, मैंने जो कुछ भी सीखा है मेरी दादी माँ और मेरी मम्मी से सीखा है बेसिकली। तो वहाँ से सिलाई स्टार्ट करी, सिलाई करते थे हम। फिर धीरे धीरे ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया, तो 100 रुपये 150 रुपये में ट्यूशन के मिलते थे, और साथ में मेरी पढ़ाई भी चल रही थी। बट कहते हैं ना, गरीबी बहुत, मतलब कैसे समझाए कि गरीबी बहुत ऐसी चीज़ होती है जो आपको जीने भी नहीं देती और मरने भी नहीं देती है, कि आप जी भी नहीं सकते, मर भी नहीं सकते। और आसाम एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बहुत थोड़ा हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, कि कुछ इवेंट्स भी होते हैं, वो अलग एक दुनिया है, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, सब कुछ होता है, तो आपको उसको मेंटेन करके चलना है। आप बेसिकली महेश्वरी समाज से आते हैं तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी हो जाता है कि हाँ, आप अपना स्टैंडर्ड दिखाओ। तो वो चीज़ थी। उसके बाद में पढ़ाई में मेरा ज़्यादा, क्योंकि जब आप काम कर रहे हो, जब आप गरीबी देख रहे हो, तो आपका पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता, तो मेरा ज़्यादा मन नहीं लगा। मैंने 10th तक करा, उसके बाद में मैंने प्राइवेट से करा, जो भी फाइनल बीए करा मैंने प्राइवेट से करा। बट मैं ये मानती हूँ कि मतलब ये मेरा ये थॉट है कि आप जो स्कूल और कॉलेज में सीखते हो ना, वो आपकी ज़िंदगी में 0% भी काम नहीं आता। आपकी ज़िंदगी में वो काम आता है जो आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखते हो। तो उसके बाद से मतलब हमारे हालात बद से बदतर थे। मैं उस समय अगर बताऊं तो मेरे पापा 3-3 रुपए किलो कार्टून जो होते हैं, जैसे फ्रिज वगैरह के या कोई माल आता है, वो लेके आते थे, वो बिछाते थे उस पर। मतलब मम्मी चादर लगा के, मतलब पुराने कपड़ों से, वो एक होता है ना बना के, मतलब गद्दा बना के, फिर उस पर सोना करना, वो सारी चीज़ें थी। गरीबी देखी, फिर मैंने मेहंदी सीखी।
तो मतलब एक चीज़ से आप कर नहीं सकते। तो पर्टिकुलर मैंने फिर वहाँ से फिर आगे बढ़ते बढ़ते मतलब परफेक्ट होते गए कि आप धीरे धीरे अगर चीज़ें कर रहे हो तो परफेक्ट बन जाते हो। तो सिलाई में परफेक्ट बन गई, फिर मेहंदी सीखी। मेहंदी में भी मैं ऐसे होता था कि मुझे जो मिलता था मैं उसके हाथ में मेहंदी लगा देती थी। मुझे ऐसा होता था कि आप 20 रुपये दे दो, 50 रुपये दे दो, बट मैं लगा देती हूँ क्योंकि मुझे सीखना था, मुझे परफेक्शन नहीं थी। आज तो मैं ऑर्डर लेती हूँ तो खाली ब्राइडल या ग्रूम्स, तो मैं वो ऑर्डर लेती हूँ अब, क्योंकि अब मैं वो चीज़ नहीं लगाती, मेरा इतना परफेक्शन हो गया। तो मेहंदी सीखी, फिर 100-50 रुपये कोई कैसे दे देते थे, उससे करके हम चलते रहे। धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ी। मतलब उसके बाद में एक दौर आया कि 20-21 साल की एज में कि शादी करनी है, क्योंकि उससे जस्ट 1 साल पहले मेरी दादी माँ एक्सपायर हो गए थे। लकीली मैं बहुत थैंक्स करती हूँ, वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन मैं हमेशा उनको याद करती हूँ, क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। ना सिर्फ ये चीज़ें मैंने मेरी मम्मी से सीखी, बट कुकिंग्स में, लाइफ के एक्सपीरियंसेस में, आप कैसे 200, 300, 400 लोगों को मेंटेन कर सकते हो आपके घर में अगर फंक्शन है तो चीज़ें वहाँ से भी सीखी मैंने मेरी दादी माँ से। बहुत अच्छे पर्सन थे वो, बहुत याद करती हूँ मैं उनको। उसके बाद में मतलब वो एक्सपायर हो गए थे। वो बड़ी पोती हूँ, ऑब्वियस है, घर में मैं सबसे बड़ी हूँ पोती में। तो दादाजी को ऐसा था कि इसकी शादी करनी है, तो एक वो दौर आया शादी वाला। तो ठीक है, करते हैं, सब रिश्ते देखने चालू किए और फाइनली मतलब मेरी रियल मौसी है, उनकी ननंद का लड़का। मौसी ने बताया, मतलब बेसिकली ये होता है कि आप जब तक किसी इंसान के साथ नहीं रहते आपको पता नहीं चलता कि वो कैसा इंसान है। तो उन्होंने अपने मतलब बिहाफ से बेस्ट बताया, बेस्ट से भी बेस्ट। उनको पता था कि ये एक्सपर्ट है, चीज़ें सारी आती है, काम कर लेती है, सब कुछ है। बट भगवान को कुछ और मंजूर था। मतलब ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं थी वहाँ पे, एक लड़का था और सास ससुर थे, बहन वगैरह थी नहीं। शादी हो गई 21 साल की एज में अप्रोक्स मेरी शादी हो गई थी। तो मेरे को, हर लड़की का होता है, मेरे को भी ये था चलो ठीक है यार, अब तक स्ट्रगल जी लिया, अब लाइफ अच्छी हो जाएगी। मेरे को भी ये था, बट मुझे नहीं पता था कि एक और मतलब मुझे चैप्टर, वह स्ट्रगल तो नहीं बट वो चैप्टर था लाइफ का, कि मुझे सिखाने के लिए मतलब वो वेट कर रहा है मेरा। तो शादी होने के बाद में 4-5 दिन कुछ ऐसा निकला। मम्मी पापा आसाम थे, मेरी शादी भी बीकानेर में ही, मतलब बीकानेर के पास डूंगरगढ़ है, वहाँ पे हुई थी। तो शादी हमारी, क्योंकि बेसिकली पूरी फैमिली राजस्थान में ही रहती है, तो शादी भी राजस्थान में ही हुई थी। मम्मी पापा आसाम चले गए और सारा काम मैं देखती थी। तो मेरे पापा से मेरे को बहुत ज़्यादा टच था उस टाइम, मम्मी से नहीं था। आज मुझे मेरी मम्मी से बहुत ज़्यादा टच है, तो वो समय समय की बात है। तो पापा से बहुत ज़्यादा टच था। वहाँ पापा चले गए, यहाँ मैं रह गई। फिर मुझे मतलब ऐसा था कि ठीक है, सीखा सब कुछ था कि खाना बनाने का और का शौक था। मुझे ऐसा था कि आप घर में मतलब किसी के घर में जा रहे हो तो एडजस्ट होना, कुछ चीज़ें बनाना, कुछ करना, क्रिएटिविटी करना। तो मैं ना हर रोज़ ऐसा होता था कि हाँ ब्रेकफास्ट में कुछ अच्छा बनाते हैं, दिन में कुछ करते हैं। तो 4-5 दिन 6 दिन तो मेरे निकले, नई नई थी। तो ऐसा होता है कि आप रिश्तेदारों में भी जा रहे हो, सारी चीज़ें हो रही है, रिचुअल्स हो रहे हैं, मतलब भगवान वगैरह के जा रहे हो, तो वो सारा निकल गया। करीब 10 दिन के बाद में मेरी मौसी, क्योंकि ये जो कनेक्शन था मेरी मौसी से था, तो मेरी मौसी ने मेरे ससुर जी को फ़ोन किया, क्योंकि वो रिश्ते में उनके नंदो ही लगे, कि राजकुमार जी कैसी है आपकी बहू, काम वाम तो करती है ना। तो मुझे नहीं पता मेरे ससुर जी को अचानक से क्या हुआ, शाम को करीब 8 बज रहे थे, तो वो एकदम ज़ोर से चिल्लाए फ़ोन पे। और उस टाइम बीएसएनएल फ्री हुआ करता था, 499 में बीएसएनएल फ्री मिलता था, तो मेरे पास बीएसएनएल की सिम थी। तो अब मैं कभी मम्मी पापा से दूर नहीं रही, तो मुझे याद आती थी, और वो एकदम से हज़ारों किलोमीटर दूर होना भी बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो दिन में फ़ोन कर लेते थे। जेन्युइन है कि आप 20-22 साल जहाँ अपने पेरेंट्स के साथ बिताते हो, एकदम से आप अपने ससुराल में नहीं हो सकते। आज मैं इस बीच में मतलब थोड़ा-सा उससे आके हट के बोल रही हूँ कि आजकल लोग बोलते हैं कि है ना, पेरेंट्स का इंटरफेरेंस होता है तो लड़की अपना घर नहीं बसा सकती। बट मैं ये कहती हूँ ये गलत बात है, क्योंकि एक लड़की 20 साल, 22 साल, 25 साल अपने माँ बाप के साथ रही है, एकदम से कैसे आपकी हो सकती है वो? आपको भी तो थोड़ा बदलना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं करते हैं लोग। उनको ऐसा लगता है कि हम जैसे हैं, हमारे तौर तरीके से वो वैसी हो जाए। बट उसने वो चीज़ नहीं देखी। आप देखो, पहले समझो उसको कि वो कैसे रही है, उसका थॉट क्या है, सोच कैसी है, वो क्या चाहती है। तो मेरे ससुर जी एकदम से ऐसे चिल्लाने लग गए, करने लग गए। और मैंने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा। हाँ, हमने गरीबी देखी, बट ऐसा माहौल नहीं देखा हमने। हमने ये देखा कि प्रेम, मतलब उस गरीबी में भी आप प्यार से कैसे रह सकते हो, मतलब कम पैसों में आप अच्छा कैसे कर सकते हो। और मैं आज भी वो चीज़ करती हूँ कि कम पैसों में आप अच्छी चीज़ कैसे ला सकते हो, कम पैसों में अच्छा कैसे दिख सकते हो, बेस्ट कैसे कर सकते हो, कोई भी चीज़ हो। तो वो एकदम से गुस्सा हो गए। तो मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा क्या हो गया, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो आप? मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। तो वो एकदम से आए और मेरे ऊपर हाथ उठाया। मेरी सास खड़ी, मेरे हस्बैंड खड़े,
और मेरे पे मेरे पापा ने कभी हाथ नहीं उठाया, मेरी मम्मी ने कभी हाथ नहीं उठाया, और एकदम से आप कैसे हाथ उठा सकते हो एक पराई लड़की पे जिसको आए हुए 10 दिन भी नहीं हुए। तो मैं रोने लग गई, मैंने कहा ये क्या तरीका है। मैं चुप होकर रूम में चली गई। फिर मेरे हस्बैंड आए रूम में, तो मेरे हस्बैंड से उस दिन से ऐसा हो गया कि यार ये क्या तरीका है। अब मैं शादी करके, एक लड़की शादी करके ना तो सास के पास जाती है, ना ससुर के पास जाती है, ना देवर ननंद के पास जाती है। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप कुछ तो बोल सकते थे कि एटलीस्ट ये गलत है। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बोला ठीक है पापा है, मैंने भी इग्नोर कर दिया। उसके बाद में मेरे माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ें आ गई कि मैंने अपने आप को वहाँ से ऐसे कर लिया कि हाँ मैं इस घर की बहू हूँ और मुझे बहू की तरह रहना है। और मैं बहू की तरह रहने लगी, मैं बेटी की तरह, वो एक मुझे ये था कि हाँ मैं अपने माँ बाप समझ के रहूँ। बट मुझे वो बेटी वाला कभी फील आया ही नहीं वहाँ पे। और मैं उस घर में 4.5 साल रही मैं। उस बीच में बहुत सारे इंसिडेंट हुए मेरी लाइफ के अंदर में। करीब एक इंसिडेंट है जो मैं बताती हूँ कि मेरे को करीब 9-10 महीने बाद में कंसीव हुआ। तो मतलब ऐसा था कि मेरे सास और हस्बैंड बहुत टिपिकल टाइप की, वो माँ के पल्लू पकड़ के बैठने वाला लड़का। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर ऐसा होना है तो आप शादी करके किसी लड़की को मत लाओ, क्योंकि आप 2 रिश्ते बराबर चलाओ। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने माँ बाप को छोड़ो, क्योंकि माँ बाप जैसे मेरे हैं वैसे आपके भी है, लेकिन आप ये देखो कि एक लड़की भी आपके साथ आई है तो उसको भी प्रायोरिटी दो। जहाँ हम भाई बहन में भी लड़ाई होती है तो ये होता है कि जो गलत है उसका साथ नहीं देते, जो सही है उसका साथ दो। तो फिर सास ससुर और इन सब में क्यों होता है वो चीज़। तो कंसीव हुआ, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब रही। उसके बाद एज भी नहीं थी मेरी ज़्यादा, मुझे समझ भी नहीं थी कुछ, तो तबीयत ख़राब थी। तो मैंने मेरे हस्बैंड से बोला कि यार ये चीज़ है। तो टेस्ट करा, पॉजिटिव आया। फिर पता नहीं उन माँ बेटों में आपस में क्या बात हुई। मुझे अगर 100 रुपये भी चाहिए तो मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी तो वो अपनी मदर से लेके मुझे देंगे। तो मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, क्योंकि अब मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी मम्मी को मत दो, लेकिन आप मुझे भी तो वो थोड़ा सा दो। आप उनको 100 दे रहे हो तो मुझे 20 दे सकते हो। तो उन्होंने अपनी मम्मी से करके करा, फिर पता नहीं क्या डिस्कशन हुआ उनको, तो उन्होंने डॉक्टर का चेक करवा के कुछ मेडिसिन दी, तो उससे मेरा अबॉर्ट हो गया। अब वो कंडीशन एक्चुअल में यही जो सितंबर अक्टूबर का महीना था, ये वाला मंथ था उस टाइम में। तो मेरे को ऐसा हुआ कि मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि कंप्लीट ना तो अबॉर्ट हुआ ना कंप्लीटली कुछ रहा। तो ब्लीडिंग की बहुत प्रॉब्लम होने लग गई करीब 4-5-6 महीने तक। और मेरा वेट हो गया करीब 30-35 किलो के आसपास, एकदम ब्लैक, मतलब मैं ये कहूँ कि एकदम मेरी शक्ल एकदम काली हो गई। और मैं ऐसे बोलती थी उस टाइम में कि ठीक है एक झाड़ू पोछे के लिए रख दो एटलीस्ट आप। बट मैं उस घर में सिर्फ काम के लिए ही थी कि एक काम वाली बाई है, उसको हम सैलरी देते हैं, वो उसको नहीं देके मुझे मतलब उस घर में रखा है रोटी के पीछे। तो कुछ टाइम बाद मैं आसाम गई, 3-4 महीने बाद मेरी हालत ऐसी रही। मैं नीचे बैठ के पोछा लगाना करना सब करती थी। तो मैंने चीज़ें मेरी मतलब वो ऐसा होता है कुछ लोग की रियल कुछ और होता है और आप किसी और के आगे जाते हैं तो कुछ और दिखाते हैं। तो मेरी मौसी बात करती तो उनके आगे ऐसा सब अच्छा होता था। और इवन मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं है, आपके पास कुछ प्रूफ नहीं है तो आपकी बात को कोई नहीं मानता। तो मैं भी चुप, मैं एकदम साइलेंट हो गई थी, इतनी साइलेंट कि मुझे कोई सवाल 4 बार पूछता तो मैं 1 बार जवाब देती। मैंने अपने आप को बंद कमरे में रखना, फिर कूलर चला लिया तो बिल आता है, पंखा चला लिया तो बिल आता है। और मुझे आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, आप अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते, हज़ारों किलोमीटर दूर है, क्योंकि और आप जा भी नहीं सकते क्योंकि आपकी 2 छोटी बहनें हैं, भाई है। तो एक लड़की के लिए स्पेशली ये होता है कि अगर मैं वहाँ चली गई तो फिर हमारे भाई बहन पे बहुत बड़ा असर आएगा। तो ये सोच के आपको चुप भी रहना है, क्योंकि आप फैमिली से हो, जॉइंट फैमिली से हूँ मैं, वैसे भी हमारे मतलब दादाजी की फैमिली बड़ी फैमिली थी। उसके बाद मैं आसाम गई तो मेरी मम्मी ने, मतलब एक आंटी थे, उनको ये नस वगैरह देख के कुछ वो बताते हैं, तो उन्होंने कुछ बताया दवाई वगैरह, मम्मी ने घर पे थी, वहाँ से मेरी थोड़ी हेल्थ ठीक हुई। उसके बाद मैं फिर वही समय निकलता गया, जयपुर के अंदर शिफ्ट हो गए, जयपुर में अपनी शॉप करी, मार्केट था इमिटेशन ज्वेलरी का। तो मैं बेसिकली ये कहूँ तो वो लड़का ऐसा था कि उसको एक एटीएम चलाना भी नहीं आता था कि एटीएम यूज़ कैसे करते हैं, उसको विड्रॉल चाहिए तो वो बैंक जाके लेके आता था। बट मुझे कभी ये नहीं था कि मैं उसको क्यों सिखाऊँ, हमेशा ये बोलती थी कि हाँ आप क्योंकि मैं सिटी में रही हूँ, ऑब्वियस है, टेक्नोलॉजी के साथ और समय के साथ आप बदलो। बट उनको ऐसा होता था कि नहीं हम ही ठीक है, हम ही जो है जो बेस्ट है। फिर जयपुर के अंदर इमिटेशन ज्वेलरी का काम किया, जहाँ से भगवान की कृपा रही कि बिज़नेस, क्योंकि पूरा फैमिली बैकग्राउंड ही बिज़नेस है, तो बिज़नेस में तो माइंड चलता है। और मेरे को हमेशा से ये होता है, आज भी यही है, नई नई चीज़ों में आप घुसते जाओ, किसी एक चीज़ में नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, बहुत सारी चीज़ों में आपको लाइफ में आगे बढ़ने को मिलेगा। और कुछ नहीं तो फेलियर भी होगे तो एक्सपीरियंस तो मिल ही जाएगा, लोगों का नॉलेज तो मिल ही जाएगा। तो वो चीज़ थी। फिर इमिटेशन ज्वेलरी की शॉप करी, वहाँ से हमारी पूरी टोटल परचेजिंग होती थी दिल्ली से और मुंबई से। मुंबई हब है। तो ऐसी मतलब
रिटेल से करा था हमने और रिटेल को होलसेल में कन्वर्ट करा। मुझे हमेशा ये होता है, आज भी मेरे अंदर ये चीज़ है कि अगर कोई चीज़ है तो वो उसकी मतलब डेप्थ कहाँ है, आपको वहाँ जाना है। तो मेरे को ये था कि इमिटेशन ज्वेलरी बनती कहाँ है, हमें वहाँ पहुँचना है, वहाँ से हमें वो प्रोडक्ट लाना है ताकि हम मार्केट में बीट कर सके। आप मार्केट से कम प्राइस में दोगे तो कस्टमर आपके पास आएगा, ये एक बिजनेस का रूल है। बिल्कुल। तो मुंबई से पता करा, पूरा परचेजिंग करी, वहाँ से मैं मतलब ये बोलूँ तो सिंगल भी परचेजिंग करके ले आती थी मैं। तो पूरी परचेजिंग हमारी वहाँ से होती थी। धीरे धीरे हमने होलसेल में कन्वर्ट कर दिया और भगवान की कृपा रही कि होलसेल से हमने करीब 1-1.5 साल के अंदर हमने जयपुर में मेन मार्केट के अंदर एक शॉप भी परचेज कर ली थी, उसी बिजनेस के पैसों से। खुशी हुई, अच्छी बात है। और उसके बाद में कई सारे उनके काम थे कि हमें करना है, बट ये होता था कस्टमर की सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के अंदर। उसके बाद में इमिटेशन ज्वेलरी का था, जयपुर में मार्केट के अंदर में ये बीट किया था मैंने कि मेरे से सस्ता अगर कोई प्रोडक्ट देता है तो मैं, आप जितना बोलो उतना माल दे सकती हूँ। मैंने उस प्राइस पे लाके और प्रोडक्ट्स वहाँ से करा, अच्छा बिजनेस चल रहा था। बट मैं सब कुछ सहन करती हूँ। इस बीच में चीज़ें होती थी, फैमिली है, लड़ाई झगड़े होते थे, सब होते थे, बट मैं साइलेंट, मतलब मैं एकदम चुप हो गई थी। और उस जगह आते आते मैं ऐसे हो गई थी कि अब मतलब आपको कूलर के लिए भी टोका जा रहा है, आपको पंखे के लिए भी टोका जा रहा है, आपको हर चीज़ के लिए टोका जा रहा है। तो मेरे को ये होता था, छोड़ो यार, खाना भी नहीं खाते हैं, आप इसके लिए भी बंद कर दो, और तो क्या ही होगा। तो मैंने, अब काम करना है तो कुछ तो चाहिए, बॉडी ऐसे तो चल नहीं सकती। तो एक फिनेक प्लस टैबलेट आती है, वो मैंने उसके पत्ते में अपने बैग में रखने स्टार्ट कर दिए। सुबह दोपहर शाम मैं वो लेती थी। ड्रग्स है एक तरीके से, मुझे नशा आ जाता था, मतलब बॉडी ऐसे हो जाती थी कि हाँ ठीक है। और काम करती थी, सुबह जल्दी उठना, 8 बजे तक आपको पूरी घर का काम करके और शॉप पे जाना है, पूरे दिन शॉप पे रहना है, रात को 7:30-8 बजे फिर आके और फिर आपको खाना बनाना है। मुझे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, चलते हैं, सब चीज़ें हैं। बट चीज़ें हर दिन बिगड़ती रहती थी क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ बट मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे कुछ तो चीज़ें चाहिए। मेरे पापा काफ़ी बीमार हो गए थे क्योंकि वहाँ से फिर मतलब मेरी फैमिली, मम्मी पापा वगैरह जयपुर शिफ्ट हो गए थे कुछ टाइम बाद में, स्टडी वगैरह के लिए, मेरी छोटी बहनों के लिए। वहाँ आसाम के अंदर स्टडी का इतना नहीं था उस टाइम, आज तो खैर काफ़ी हो गया है, उस टाइम नहीं था इतना। उनको हायर स्टडी के लिए यहाँ सेटल हो गए। तो मुझे आज भी याद है, मेरे पापा इतने बीमार होते थे, मैं कहती थी मुझे पापा से मिलना है, तो कहते थे ज़रूरत नहीं है, मैं ही मिल के आ जाऊँगा। तभी भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, कोई बात नहीं। दिवाली हो या होली हो, मैंने हमेशा यही देखा, झगड़े ही देखे मैंने कि हर दिन कुछ बात को लेके होना है। एक रात थी, वो ऐसी थी कि मतलब मेरी छोटी सिस्टर है, वो हॉस्टल जा रही थी, तो उसने मेरे को फ़ोन किया कि दीदी आप आके मेरे को मेहंदी लगा दो। हमारे घर में सबको मेहंदी का, और मारवाड़ीज़ में मेहंदी का बहुत शौक होता है सबको मतलब ऐसा होता है, आप कभी भी बोलो तुरंत तैयार रहते हैं। तो उसने बोला दीदी आप आके मेहंदी लगा दोगे? मैंने कहा ठीक है। तो मैं शॉप से जल्दी निकल गई, 5:30 बजे। मैंने कहा मैं जाके अंकिता की मेहंदी लगा के फिर घर आके काम कर लूँगी। तो मैं उसके मेहंदी लगाने लग गई। अब घर आई तब तक 7:15 7:30 हो गई। तो मेरी सास ने पूछा कि जल्दी आ गई थी? मैंने कहा हाँ। ऐसे करके कन्वर्सेशन हुई। फिर जब हस्बैंड आए तो मुझे नहीं पता उन तीनों में आपस में, माँ बेटे में क्या खिचड़ी पकी। तो जाना ज़रूरी था क्या, ये था क्या, वो था क्या, ऐसे करके वो फिर जब आप 10 बातें बोलोगे तो एक बात सामने से आएगी, ये कन्फर्म है। तो मैंने भी बोल दिया। फिर मेरी सास ने बोला कि ज़रूरत नहीं है अपने को रखने की, बैग पैक कर और छोड़िए अपनी माँ के घर पे। रात को 10:30 पौने 11 बजे थे। मुझे आज भी याद है, मेरी मम्मी उसकी हॉस्टल जाने की पैकिंग कर रही थी, दूसरे दिन सुबह उसको हॉस्टल जाना था अजमेर। तो मुझे रात को 11:30 बजे, मेरी 11 बजे करीब मेरी सूटकेस पैक करके, और मेरे हस्बैंड वैसे गेट पे लाके पटके और बोले रखो अपनी बेटी को, मान तो ज़रूरत होनी। मारवाड़ी में बोला कि मुझे तो ज़रूरत नहीं है। मम्मी पापा ने बोला हुआ क्या, आप हमें रीज़न तो बताओ। बोला नहीं हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसे हो गया वैसे हो गया। फिर मैंने पूरी चीज़ें बताई। 1 महीने अप्रॉक्स मैं मम्मी के घर पे रही। दूसरे दिन उसको हॉस्टल छोड़ा। उस सिचुएशन में उसको हम आज भी याद करते तो हमें लगता है वो एक समय था, काफ़ी चीज़ें थी। फिर सेटलमेंट हुए, चीज़ें हुई, ऐसे करके फिर मुझे वापस भेज दिया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। ऐसे करके मैंने वहाँ पे 4.5 साल निकाले। तो काफ़ी लंबी स्टोरी है। आप 4.5 साल को आप 30-40 मिनट में कवर नहीं कर सकते। तो बट फाइनली एक दिन वो आया जब मतलब मैं वापस चली गई, वहाँ रहने लग गई, सारी चीज़ें हो गई। फिर मैंने ये बोला कि अब मैं दुकान पे नहीं जाऊँगी, मैं घर पे रहूँगी, हाउसवाइफ बन के रहूँगी, काम करूँगी, टीवी देखूँगी और रेस्ट करूँगी, जो एक हाउसवाइफ करती है। अब वहाँ से कस्टमर टूटने लगे क्योंकि कस्टमर माल नहीं लेते, वो चीज़ें वो समझ नहीं आ रही, मार्केटिंग नहीं हो रही, परचेजिंग नहीं हो रही। तो मेरे को ऐसा बोला दुकान तो जाना पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, मैं बिज़नेस अब नहीं करूँगी। मैंने फाइनल कर दिया कि जैसे मम्मी है वैसे मैं हूँ, घर पे काम करूँगी, मुझसे डबल नहीं होता है।
इस बात को लेके चीज़ें बढ़ गई। बढ़ने के बाद में बोला कि नहीं, अब एक काम करते, बीकानेर सेटल हो जाते हैं, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है तो मैं जॉब कर लूँगा। मैंने कहा ठीक है, जहाँ सेटल होना है हो जाओ, मैं काम नहीं करूँगी अब, मतलब ये वर्किंग नहीं करूँगी कुछ भी। तो बीकानेर सेटल हो गए। उन्होंने अपनी मम्मी को बोला कि मैं मम्मी से अलग हो रहा हूँ, मुझे दिखाने के लिए कि मैं मम्मी से अलग हो रहा हूँ। और मैं आज जो भी चीज़ें इस कैमरे के सामने बोल रही हूँ ना, मेरे पास हर उस बात का प्रूफ है जो मैं प्रूफ कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने पीछे जो भी मेरी चीज़ें हुई ना, अभी इसमें हुआ जो स्ट्रोक वगैरह में हुआ, तो उसको लेके काफ़ी चीज़ें हुई, मैं ऑन कैमरा बता देती हूँ ये। तो कोई भी इस चीज़ पे कमेंट करे या कुछ करे तो उससे पहले एक बार मुझसे या मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। मेरे पास में कम से कम 550 रिकॉर्डिंग्स हैं। मैं जितनी बातें बोल रही हूँ हर उस बात का मैं प्रूफ दे सकती हूँ। तो बीकानेर सेटल हुए, मेरे को बोला कि मम्मी पापा साथ नहीं रहेंगे, सिर्फ हम रहेंगे। मैंने कहा मैंने नहीं कहा कि आप मम्मी पापा को अलग रखो, क्योंकि माँ बाप है, ऑब्वियस है, आप अकेले बैठे हो, आपके साथ रहेंगे। बाकी मुझे शांति चाहिए जीवन में, अब मैं परेशान हो गई। ये बात है करीब 2016 की। उसके बाद में उन्होंने मुझे बीकानेर सेटल किया। मेरे लगेज थे, मुझे आज भी याद है, मेरे लगेज यहाँ से 15-20 उतना सामान था जितना मेरे पापा ने मुझे मेरी शादी में दिया था, सिर्फ वो सामान 15-20 लगेज। और वहाँ पे मेरी एक कज़न मौसी है, उनके यहाँ पे नीचे सामान छोड़ दिया। मेरा एक फ्रेंड था, वो भी वहीं ऑफिस में काम करता था, तो वहाँ नीचे छोड़ दिया और मेरे को बोला कि मैं डूंगरगढ़ जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर 2-3 दिन में मेरी मौसी ने और मेरे फ्रेंड ने वहाँ पे बीकानेर में घर देखा, रेंट पे सेटल हुए, फिर वो आ गए। तो अब मेरे पास में किसी बात का प्रूफ नहीं है, यहाँ तक भी मेरे पास किसी बात का प्रूफ नहीं है कि मैं अपनी बात प्रूफ कर सकूँ। हर किसी की नज़र में मेरी फैमिली हो या उनकी फैमिली हो, हमेशा मैं गलत रही हूँ वहाँ पर। इवन मेरे ननिहाल में मेरे दादाजी की फैमिली में सबने यही बोला कि तू गलत है। तो अब तक मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। बट यहाँ पर मैं ये कहती हूँ कि महादेव की कृपा थी वहाँ पर। मेरे कज़न भाई है, तो उसने मेरे को ऐसे बोला एक दिन कि देख अंबिका, तेरे पास प्रूफ नहीं है, चीज़ें हो रही है, हमें दिख रहा है, घर वाले देख नहीं रही है, अब प्रूफ के लिए एक काम है, वो कर सकते हैं। मैंने कहा क्या है? बोला कि उनका फ़ोन जो है वो हम तेरे फ़ोन से कनेक्ट करते हैं, ट्रेस करते हैं। खैर मुझे उस टाइम उन चीज़ों का पता भी नहीं था। मैंने कहा देख मुझे नहीं पता, और मैं ब्लैंक, क्योंकि जब मैं टैबलेट्स पे जी रही हूँ तो मेरी मैं पुरानी फ़ोटो भी अगर आपको दिखाऊँ तो बिलीव नहीं, आपके कोई भी बिलीव नहीं करता कि वो ये वही अंबिका है जो उस टाइम थी। तो 30-35 किलो की एक लड़की, कितनी सी होगी, हड्डियां सी दिख रही है उसकी, बिल्कुल काली एकदम, बैकग्राउंड जैसा है पीछे, ऐसा काला चेहरा था। तो मैंने कहा देख मुझे पता नहीं है क्या होगा। बोले देख या तो अगर वो सच है तो ठीक है, अगर झूठ है तो हमारे पास प्रूफ आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है कर ले। तो मैंने उनको मेरे हस्बैंड का फ़ोन दिया, उसने कुछ सेटिंग करा, मुझे एप्लीकेशन का नाम आज भी नहीं पता, ना मैंने उनसे पूछा ना उसने मुझे बताया। तो फ़ोन ट्रेस करा, कुछ पेड चार्जेस थे। अब वो जो भी बात कर रहे हैं वो सारी मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग आ रही है। तो मुझे वहाँ से पता चला कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो उस चीज़ में फिर मैंने पहली रिकॉर्डिंग सुनी, दूसरी सुनी, मुझे लगा ठीक है नॉर्मल कर रहे हैं वो। मुझे मतलब मेरी सास मुझे गालियाँ निकाल रही है और मेरा हस्बैंड सुन रहा है। इस बात को मैं प्रूफ कर सकती हूँ रिकॉर्डिंग्स के थ्रू कि अब आज तो टेक्नोलॉजी अलग हो गई। फाइनली मतलब मुझे आज भी याद है 13 फरवरी को होली थी और करीब 11 फरवरी को एक कॉन्वर्सेशन होती। बीकानेर के अंदर होली के बहुत प्रोग्राम होते हैं, मतलब करीब 15 दिन चलते हैं वहाँ पर होली का प्रोग्राम। तो मुझे ये बोल के जाते थे शाम को कि मैं होली के प्रोग्राम में जा रहा हूँ। ठीक है, मैं कई बार बोलती थी मैं भी चलूँ, तो कहते थे नहीं तू रुक, मैं जाके आता हूँ। ठीक है, अब वो बाहर जाते थे बात करने के लिए, क्योंकि जैसे ही वो बात करेंगे वो नोटिफिकेशन मेरे फ़ोन में बजेगी। तो 11 फरवरी को एक कन्वर्सेशन होती है, उसमें मतलब लिटरली मैं अगर बताऊं तो किसी को बिलीव नहीं होगा कि ये ऐसा हो सकता है क्या, बट मैं अगेन बोल रही हूँ प्रूफ है मेरे पास। तो मेरी सास मेरे हस्बैंड को कहती है कि एक काम कर, कल तो 12 तारीख है, परसों होली है, तो उसको बोलना कि मिठाई वगैरह घर पे कुछ नहीं बनाए, क्योंकि मैं कुकिंग पूरी घर पे कर लेती हूँ सारी चीज़ें। बोला उसको बोलना कि घर पे कुछ नहीं बनाए, मैं बाहर से ले आऊँगा, और तो कुछ ऐसा मिला देना कि वो सोई तो सोती रह जाएगी, हमारा पीछा छूट जाएगा। लिटरली वो एक अटेम्प्ट टू मर्डर वाली बात हो गई। जैसे ही मैंने रात को करीब मैंने 11:15 बजे करीब वो रिकॉर्डिंग सुनी, अब मैं पसीने पसीने एकदम, फरवरी के महीने में सर्दी होती है और मैं पसीने से लथपथ। मैंने मेरे फ्रेंड को भेजी वो रिकॉर्डिंग। मैंने कहा मैं मतलब मेरे फ्रेंड का घर मेरे जहाँ पे मेरा रेंट था उसके पीछे वाली गली में था। मैंने कहा आंटी को बता, मेरे घर में सबको पता है, आंटी को बता। उसने सुनी तो उसके भी हाथ पैर कांपने लग गए कि यार नहीं ऐसे कैसे रह सकती है तू। मैंने कहा मैं इस आदमी के साथ रहूं कैसे, मुझे यही मतलब आप सोचो कि वो लेवल क्रॉस हो गया था वहाँ पर। मतलब गालियाँ थी, जब तक सही था, चीज़ें थी, हाथ उठाना था, सब सही था, बट वो मेरा लेवल क्रॉस हो गया। तो मैंने मेरे भाई को भेजी जिन्होंने ये किया, छोटा है मेरे से बहुत। मैंने कहा मनीष अब तो मेरे बस की नहीं है, और मैं रोए जा रही हूँ, मेरे पास रोने के अलावा मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। फिर मैंने मेरे मामा जी को भेजी, क्योंकि बीकानेर से 30 किलोमीटर दूरी है मेरा ननिहाल।
तो मैंने मेरे मामा जी को भेजी। मेरे मामा जी गुस्सा थे उस टाइम थोड़े से मेरे से, बट उन्होंने बोला नहीं मुझे कोई रिकॉर्डिंग नहीं सुननी। तो मैंने मेरे मामी जी को कॉल किया और मेरे भाई को कॉल किया। मैंने कहा देख एक बार ये रिकॉर्डिंग सुना दो, उसके बाद कुछ भी होता है ना तो आप देख लेना पीछे से। तो उन्होंने आधी रिकॉर्डिंग मेरे मामा जी ने सुनी और मेरे मामा जी कैसे हो गया कि बंद कर दो इसको। और वो एक दिन था कि मेरे पास कॉल आया कि अब तुझे यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकना ना, हमें 4.5 साल बीत चुके हैं वहाँ तक, अब तुझे यहाँ नहीं रुकना, अब हमारे पास प्रूफ है, तू इमीडिएट यहाँ से जा और जयपुर मम्मी के पास चली जा। मैंने कहा कल होली है। बोला होली अगर जिंदा रही तो और आ जाएगी, अगर मर गई तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारी फैमिली में एक केस मतलब मेरी ननिहाल में ऐसा हो चुका है पहले, तो ऐसा कुछ। तो उन्होंने बोला कि देख अब नहीं रुकना। मैंने कहा नहीं मैं कैसे। तो बोला कि ठीक है तू एक काम कर, 13 तारीख को रुक, और जो मेरे फ्रेंड थे या जो भी मेरे जानने वाले थे वहाँ पे, तो मैं मतलब वहाँ कंफर्ट किया। मैं वहाँ पे ऐसे हो रहा था मुझे कि मैं इसकी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती इस आदमी की, अब मेरा लेवल क्रॉस है। 14 फरवरी का वो दिन था, मुझे याद है सुबह सुबह 7 बजे मैं निकली वहाँ से। मेरे पास करीब उस टाइम पे, क्योंकि मैं काम करती थी, चीज़ें थी, मैं अपनी मेहंदी या जो भी था मेरा वर्किंग था, तो मैंने धीरे धीरे करके सेविंग कर रखी थी और 4-5 लाख रुपए करीब मेरे पास सेविंग थी। सारी मेरी खत्म हो गई कि बिजनेस डालते हैं, नया घर बसाते हैं, पापा से कुछ नहीं लेंगे। मुझे बेवकूफ़ बनाया गया था अगर इनिशियली मैं कहूँ तो, कि हमें उनसे कुछ नहीं लेना, हम अपने दम पे करते हैं, हम दोनों हैं, ऐसे करके मेरे धीरे धीरे पैसे भी खत्म हो गए सारे। और मुझे भी ऐसा लग रहा था ठीक है कोई बात नहीं, हस्बैंड है तो जीवन भर हस्बैंड के साथ रहना है। पैसे खत्म हो गए, पैसे नहीं है मेरे पास किराए के जाने के। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे वो किराया दिया, मुझे आज भी याद है। और जयपुर पहुंची, जयपुर मैंने पहुंच के मम्मी को कॉल किया कि मम्मी भाई को भेज दो, मेरे पास किराया भी नहीं है। और वो रिकॉर्डिंग फाइनली मम्मी के पास पहुंच गई थी। अब जब मम्मी के पास वो रिकॉर्डिंग पहुंची तो वो माँ बाप है, और कहते हैं ना जानवर के भी माँ बाप ऐसे तड़प जाते हैं अगर उनका बच्चा होता है, तो हम तो इंसान हैं और मेरी मम्मी के बहुत ज़्यादा है। तो वो ऐसे उनका हो गया कि यार तू बस पहुंच जा, तू सेफली पहुंच जा। और इधर वो लोग बात कर रहे हैं कि हमारे घर में आएगी तो हम धक्के मार के निकाल देंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था, धक्के मार के निकाल देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मैंने मामा जी को वो सब भेजी, सारी रिकॉर्डिंग्स भेजी। मैं भेजती थी कि ये देख लो, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है सुनने की। मैं वहाँ पहुँच गई, फाइनली बोला कि ठीक है अलग हो जाते हैं। फिर एक मीटिंग हुई, वहाँ पे भी मुझे बोला कि इसको यहाँ पे हम रखेंगे, और शर्तें रखी कि इसको फ़ोन नहीं देंगे, एंड्रॉयड नहीं देंगे, घर का काम करना है, ये करना है। तो फिर फाइनली मेरे मामा जी ने उस दिन बोला कि नहीं अब नहीं। और वो 15 लोगों की मीटिंग थी, वो डूंगरगढ़ के अंदर हुई थी। मतलब ऐसे एक बेड लगा हुआ है, 15 लोग बैठे हैं, एकदम कोने में मेरे ससुर जी है, बीच में मेरे मामा जी और साइड में मैं बैठी हूँ। क्योंकि मेरे अंदर अब उनको लेके ऐसे मतलब एक खौफ इतना बड़ा हो गया था कि मुझे शायद शेर से भी डर नहीं लगे उस टाइम। तो मतलब मेरी बीच में जो भी मेरी ज्वेलरी वगैरह थी वो भी उन लोगों ने सेल कर दी थी। तो मेरे दादाजी ने उनसे एक सवाल किया कि आपने जो भी किया सब सही है, लेकिन मेरी पोती का गहना कैसे बेचा? भाई जो उसके बाप ने दिया, आपका जो है आपका अधिकार है, उसके पापा ने जो दिया वो कैसे बेचा? तो मेरे ससुर जी 15 लोगों के बीच में उठ के मेरे मामा जी के आगे से आगे मेरे पे हाथ उठाने लगे। तब मेरे मामा जी ने हाथ पकड़ के और एकदम से बोला कि अब नहीं, जितना करना था आपने कर लिया, 4.5 साल हमने बहुत दे दिया आपको, अब नहीं। फाइनली मेरा जो टाइम था, मैं जयपुर आ गई। और एकदम डिप्रेशन ऐसा होता है कि मुझे मई जून के महीने में इतनी भयंकर गर्मी होती है, वहाँ पे भी मैं रजाई ओढ़ के सोती हूँ, गर्म पानी से नहाती हूँ, मैं किसी से बात नहीं करती, मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी। ऐसे हो मुझे किसी से बात, मुझे पूरी दुनिया से मेरा बिलीव उठ गया, भगवान से भी और दुनिया से भी। उसके बाद में धीरे धीरे मेरी मम्मी सिस्टर ऐसे करके वो लोग मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे इस चीज़ से। फाइनली फिर डाइवोर्स का टाइम आया तो बोला डाइवोर्स ले लेते हैं। अब डाइवोर्स में भी ऐसा हुआ कि साथ देने वाला आपके कोई नहीं होता। जब आपके पास पैसा होता है या कुछ होता है या आप कुछ अचीव करते हो ना, जब लोग आपके पास आते हैं, और जब आपके पास कुछ नहीं होता है तो लोग आपको वहाँ से नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा लेसन है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि पढ़ाई करनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस आपकी ज़िंदगी आपको देती है। तो मैं यहाँ आने के बाद में फिर मैंने कुछ टाइम 2-3 महीने तो मैं एकदम ऐसी थी कि बिल्कुल बंद रूम में रहती थी ना। मुझे, क्योंकि मैं 3 सालों से तो मुझे खाने का टेस्ट ही मैं भूल चुकी हूँ, तो मुझे खाने का भी नहीं पता। और आप खाना नहीं खाते तो वीकनेस ऑब्वियस है, वैसे भी आएगी। उसके बाद में फिर डाइवोर्स का प्रोसेस चला। तो मेरे कुछ रिलेटिव है दादाजी की फैमिली का, मैं उनके मेरा नाम नहीं ले रही, उन्होंने भी उनको सपोर्ट किया, उनको घर पे बुलाना, उनको खाना खिलाना। मतलब हमारे ब्लड रिलेशन है, मतलब आप समझो कि ब्लड रिलेशन है, तो मैं ज़्यादा पास हूँ या वो ज़्यादा पास है? ऑब्वियस है मैं हूँ। जब आपको मैंने रिकॉर्डिंग सुना दी, प्रूफ दे दिए, अब तो बिलीव करो कि हमारी लड़की सही है। और आप 10 बातें बोल रहे हो तो 1 या 2 अंत में वो बोलेगी, अब चुप नहीं रह सकती वो।
और इस बात को मैं प्रूव कर सकती हूँ कि आज भी अगर मैं, मतलब मेरी मौसी डूंगरगढ़ी है, उनका ससुराल वहीं है और मेरा ससुराल भी वहीं था, तो मैं आज भी जाती हूँ तो मुझे सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और इवन सब यही बोलते हैं कि इस लड़की को वहाँ पे क्यों दिया। उनकी फैमिली में से भी कुछ लोग यही बोलते हैं, तो अगर मैं ख़राब होती तो ऑब्वियस है ऐसे नहीं बोलते लोग। फिर मेरी फैमिली के जो थे उनके सपोर्ट में थे, तो ऐसा होता है एलिमनी मिलती है या कुछ आपको अपने कपड़े, इवन मैं खाली मेरे जो पहने हुए कपड़े थे मैं उसमें आई थी। मेरे पास में यहाँ आने के बाद में कपड़े भी मैं मेरे भाई के पहनती थी। मेरा भाई मेरे से 10 साल छोटा है और उसके कपड़े मुझे बहुत लूज़ होते थे, इतने लूज़ कि मैं उसमें बहुत अजीब सी लगती थी। तो फिर धीरे धीरे मैंने मतलब यहाँ से सब चीज़ें करी, यहाँ हुआ, फिर डाइवोर्स के टाइम पे भी वहाँ हुआ। तो अब वहाँ पे अगर वो सगा भाई भी होता ना मेरा, तो भी मैं उससे वो रिश्ता तोड़ देती, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी सच्चाई नहीं, तुम्हें तुम्हारी बहन नहीं दिख रही, तुम्हें तुम्हारी घर की बेटी नहीं दिख रही है, तो तुम किसी के वो कहने के इंसान नहीं हो। तो एक साइन हुआ, उसके बाद में दूसरे साइन के लिए भी मुझे काफ़ी चीज़ें बोली कि ये नहीं होगा, अब नहीं होगा। तो मैंने यही बोला जो बीच में थे उनसे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो मेहनत करी है, जो शॉप मैंने परचेज़ करी है, मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ, मेरे यही शब्द थे कि मैंने जो शॉप परचेज़ करी है, मैंने जो मेहनत करी है, मुझे खाली वो शॉप दिला दो। मुझे ना एलिमनी चाहिए, ना मुझे मेरे कपड़े चाहिए, और आज भी मेरे कपड़े मेरे पास आए ही नहीं है, कुछ भी नहीं आया। तो मतलब उन्होंने ऐसे बोला डायरेक्ट, मुझे गुस्सा बहुत आया उस टाइम कि तुम्हें एलिमनी चाहिए, तुम्हें शॉप चाहिए, तुमने कभी एक साथ पैसे भी देखे हैं क्या? तो मैंने ये बोला था कि मेरे पास इतने प्रूफ है कि मैं अगर पुलिस केस करने भी जाऊँ ना, तो 30-40 लाख, मेरे यही शब्द थे कि 30-40 लाख रुपए तो मुझे पुलिस ऐसे ही दिला देगी, इतने प्रूफ है। तो उन्होंने मेरे को ऐसे बोला डायरेक्ट कि 30-40 लाख तूने या तुम्हारे बाप ने सपने में भी पैसे देखे हैं क्या 15 लोगों के बीच में? और हमारे घर के लोग बोल रहे हैं, उनसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं कि मेरे पापा के लिए कि गणेश ने पैसे तो नहीं लिए आपसे, पैसे लिए हुए तो वापस दिला देते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड से कह रहे हैं। सुन के बहुत लगता था। मैं वही बोल रही हूँ कि अभी मैं अगर बोलूँगी तो इन चीज़ों पे बहुत कंट्रोवर्सी चली जाएगी मेरी फैमिली में ही, बट मेरे पास प्रूफ्स है इस बात के। तो मैंने मेरी मम्मी को सुनाया है, मम्मी ये क्या तरीका है, ऐसे थोड़ी होता है। मम्मी ने कोई नहीं, फिर मम्मी ने मुझे हमेशा बोलती है वो, मैंने कैसेट बनवाई थी 3-4 रिकॉर्डिंग्स की, तो मम्मी ने तोड़ के फेंक दी कि नहीं चाहिए। बट मेल में मेरे पास अभी भी सेव है कि कोई बात नहीं, आप कैसेट तोड़ सकते हो, मेल कैसे कर सकते हो। तो बोला कि सपने में भी देखे हैं क्या? मैंने कहा कोई बात नहीं, आज नहीं देखे, आने वाले 3 साल, 4 साल, 5 साल ज़ीरो से शुरू करके आपको इतने तो दिखा दूंगी। उस दिन मैंने मन में वो उठाना, मैंने कहा अब मुझे सिर्फ साइन चाहिए, मुझे मेरा यहाँ से जाजू नाम से हटा के सिर्फ अंबिका लाहौटी करना है वापस से। साइन जो फाइनल साइन आता है उसमें भी नौटंकी करी कि अब भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। फिर वहाँ पे तो मैं भी बोल रही थी कि अब बस, अब नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा, और अब मैं इसको जयपुर महिला थाने में करवा दूंगी। फाइनली वो फाइनल साइन हो गया। मुझे आज भी याद है, मैं मम्मी पापा हम जयपुर से पहुँचे वहाँ पे, तो मतलब हमसे पहले मेरे ससुराल वाले, मतलब मेरे हस्बैंड वगैरह वो पहुँच चुके थे। वहाँ हमारे रिलेटिव के घर में खाना खा रहे हैं, उनको गाड़ी से लेने आ रहे हैं, और ब्लड रिलेशन है, मैं अभी भी बोल रही हूँ। खाना खा रहे हैं, लेने आ रहे हैं गाड़ी से, और मेरी मम्मी, मैं, पापा, हम 3 ही गए थे। मम्मी की तबीयत सही नहीं थी उस टाइम। हम पहुँचे, डायरेक्ट कोर्ट पहुँचे, साइन किया और वहीं से निकल गए। मेरे लिए वो जो दौड़ था ना, वो मेरे पेरेंट्स के लिए, शायद अभी तो मैं बहुत ऐसे बता रही हूँ कि हाँ ठीक है, वो नहीं होता तो यहाँ नहीं होती, बट वो टाइम शब्द नहीं है कहने के लिए, वो सिर्फ महसूस या दर्द हमें पता है। और उसके बाद में मैंने मेरी लाइफ की फिर से शुरुआत करी। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करा। मेरे कज़न भैया हैं, तो उन्होंने मुझे बोला, वो काफ़ी टाइम से बोल रहे थे, वो मेरी शादी के टाइम से मुझे बोल रहे थे कि तू वेस्टीज में आ जा, वेस्टीज में आ जा। मैंने कहा नहीं, मैं वेस्टीज नहीं करूँगी, शॉप चल रही है, अच्छा चल रहा है बिज़नेस। तो फाइनली मतलब वो घर पे ऐसे उनका आना जाना रहता है कभी कभी, तो वो आने के बाद मैंने ऐसे बोला कि वेस्टीज कर ले। मैंने कहा नहीं, मेरी छोटी सिस्टर कर रही थी उस टाइम, तो वो बोलती थी दीदी करो, कहीं बाहर निकलो, लोगों से मिलो, तो आप इस माहौल से बाहर निकलो। मैं खाली रोती थी कि क्या हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद में फिर सप्लीमेंट्स कुछ उन्होंने दिए, क्योंकि उसमें सप्लीमेंट्स आते हैं, तो मैंने खुद को रिकवर किया वहाँ से। मुझे भूख लगने लगी, मुझे फील होने लगा, मुझे सर्दी गर्मी एहसास होने लगा मेरी बॉडी के अंदर। फिर मैंने कहा ठीक है, सप्लीमेंट असर कर रहे हैं तो लोगों से मिलते हैं। फिर उन्होंने मुझे एक मीटिंग अटेंड करवाई भोपाल के अंदर, 2 दिन की थी, मतलब 1 नाइट स्टे था। तो वहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आया। वहाँ मुझे सिर्फ एक चीज़, मतलब मुझे, क्योंकि मुझे एसी, वहाँ एसी चल रही है और हर इवेंट में एसी चलती है, नॉर्मल बात है, सब लोग नॉर्मल है, मैं नॉर्मल नहीं थी उस टाइम। तो एसी चलते चलते मुझे बहुत तेज़, मुझे याद है फीवर हो गया था, 104-105 तक फीवर पहुँच गया। और वहाँ की ड्रेस कोड थी ब्लेज़र वगैरह, अब 3-4 ब्लेज़र पहन लिए, डॉक्टर आ गए, बट मेरा बुखार कम नहीं हुआ क्योंकि एसी चल रही थी और मुझे सहन हो नहीं रहा।
तो मैंने वहाँ पे ना ऐसे पूरा इवेंट चल रहा है और मैं साइड में सोफे पे लेटी हूँ, जहाँ पे चीफ गेस्ट होते हैं, वहाँ पे उस सोफे पे मैं लेटी हूँ। और मुझे वहाँ से एक चीज़ समझ आई, खाली एक ही चीज़ समझ आई, कुछ भी नहीं, कि मुझे वहाँ स्टेज पे जाके बोलना है, बस लोग मुझे पहचाने। एक चीज़ मेरे दिमाग में सेट हो गई थी कि अब मुझे ये चीज़ करनी है, और मैंने वहाँ से काफ़ी कुछ अचीव किया। हमारे पास लिटरली कुछ भी, मतलब हम सपने देखते थे कि ऑटो रिक्शा में जाते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते थे, कि एक स्कूटी होनी चाहिए, मतलब एक स्कूटी तो होनी चाहिए। वहाँ से उस इंडस्ट्री से मैंने एक नहीं तीन मतलब 2 स्कूटी, एक भाई के लिए बाइक, ये तीनों अचीव करी। काफ़ी सारी चीज़ें खुद के अंदर बदलाव करी। मैं ये नहीं कह रही पैसे तो अचीव करे, वो अलग मैटर है। एक सपना था हमारा कि हमारे घर में एक बहुत बड़ा फ्रिज होना चाहिए, जो हमारी फैमिली में किसी के पास नहीं है, पूरे परदादा जी की फैमिली में। तो एक मतलब वो मैं बता रही हूँ तो लोगों को लग रहा होगा यार ठीक है, नॉर्मल सी बात है, बट वो नॉर्मल नहीं होती। आज भी 60-70% लोग ऐसे हैं जिनके लिए नॉर्मल बात नहीं है। बहुत बड़ा सपना है, एक 650 लीटर का फ्रिज लेना आपके लिए बहुत बड़ा सपना है। हमने वो भी लिया, फिर धीरे धीरे खुद, सबसे इम्पोर्टेंट मैंने खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट किया। मुझे ये था कि मुझे बस वहाँ पहुँचना है, माइक मेरे हाथ में होना चाहिए, और आज भी वही है। मैं हमेशा उस चीज़ को इमेजिन करती थी कि मुझे बस वहाँ पहुँचना है, सिर्फ वहाँ होना चाहिए, माइक मेरे हाथ में होना चाहिए। मैं मूवीज़ वगैरह नहीं देखती, लिटरली मुझे कोई शौक नहीं है, मेरे कोई फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी एक्ट्रेस मेरी मदर है, और जो मैं खुद हूँ वो खुद की फेवरेट हूँ, क्योंकि आपकी खुद की कहानी इतनी इंस्पायरिंग है, तो आप लोगों की, और वो जो रियलिटी, वो पर्दे पे एक इमेजिनेशन होता है, बट आप रियलिटी देखो। ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो जुड़े हुए हैं मेरे से, जिनको पता है कि हाँ इसने सच में स्ट्रगल देखा है, रियल में देखा है। मैं जब, अभी मैं बताती हूँ एक इंसिडेंट, जो स्टॉक में जब पहुंची थी, तब कहते हैं सफलता जल्दी से किसी को मतलब हजम नहीं होती है। तो मतलब और आपको पीछे खींचने वाले भी आपके आसपास के या आपके घर के लोग होते हैं, पड़ोसियों को या आपके फ्रेंड्स, और इन लोगों को कोई मतलब नहीं होता है, उनको खुशी होती है, आसपास के लोगों को खुशी होती है। तो उसको बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बना दिया कि कैसे पहुंच गई, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। तो वहाँ पे तो मैं बोल नहीं पाई, यहाँ पे बोल रही हूँ कि प्रूफ है, प्रूफ के साथ में मैंने बोला था, वहाँ पे भी जो भी बोला था, और यहाँ पे भी प्रूफ के साथ बोल रही हूँ। और वेस्टीज के बाद में मैंने मतलब काफ़ी टाइम वेस्टीज किया, काफ़ी कुछ अचीव किया, नेम फेम भी मिला, लोगों ने बहुत रिस्पेक्ट दी, मैंने खुद को बदला। सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने खुद को वहाँ से यहाँ, मतलब मेरे लिए ये हो गया ज़मीन और आसमान जितना ट्रांसफॉर्मेशन था खुद के अंदर में। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आया, चीज़ें बदल ली। पेरेंट्स के लिए छोटी छोटी, मतलब एक सपना होता था हमारे घर में टीवी होना चाहिए, हमारे घर में एसी होना चाहिए। हमने वो चीज़ें सिर्फ, मतलब हम जब कार्टून पे सोते थे तो ऐसा लगता था कि घर होना चाहिए, गद्दा होना चाहिए। हमेशा रेंट पे रहे हम, बचपन से आज तक हमने रेंट देखा। बट हमने पिछले साल, मतलब हम बहनों ने मिलके, भाई बहन तीनों ने मिलके अपना जयपुर के अंदर घर लिया। मैं ये नहीं कह रही ये सफलता मेरी अकेली की है, मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है, और सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मेरी मदर है। मेरे भाई और बहन, हमने सबने मिलके घर लिया। लोगों को तभी भी बिलीव नहीं हुआ कि इन्होंने ले कैसे लिया। अब ये सच तो बोल रहे हैं ना। हमने उस टाइम इवेंट करा तो मुझे याद है, हमने 150 लोगों की लिस्ट बनाई थी। आप लिस्ट बनाते हो कि किन किन को इनवाइट करना है, 350 लोग आ गए वहाँ पे, ये जानने के लिए कि क्या ये सच है या झूठ है। तो घर पे आके देख रहे हैं कि क्या ये सच है। हमारी सोसाइटी के अंदर लोगों को पूछ रहे हैं कि इन्होंने सच में लिया है क्या। मतलब वो कितनी ऐसा, और सोसाइटी वाले लोग ही उनको कह रहे हैं कि हाँ सच में लिया है, मतलब वो फिर एक अलग हो जाता है। और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें अचीव करी हमने। और वेस्टीज को ड्रॉप, मतलब काफ़ी टाइम बाद में, मैंने 3-4 साल वेस्टीज करने के बाद ड्रॉप किया। फिर हम ट्रेडिंग लाइन में घुस गए, कि ट्रेडिंग का मुझे शुरू से था, बचपन से ऐसा था, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने जॉब करी थी 1500-1700 रुपये में शेयर मार्केट के, मतलब ऑफिस के अंदर, तो मुझे नॉलेज थोड़ा था। फिर कमोडिटी में आई, फिर उसके बाद अभी ट्रेडिंग के अंदर घुस गए। तो ट्रेडिंग से भी काफ़ी चीज़ें हैं, और अभी तो चल रही है। और मैं ये मानती हूँ कि ये अभी तो मेरी शुरुआत है। अभी भी मैं ये कह रही हूँ कि मेरी ये शुरुआत है यहाँ से। तो अभी तो बहुत, मतलब बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करना है। तो लेट्स सी क्या होता है। तो ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए आप टीवीटी को फॉलो करें, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें डीएम कर सकते हैं।